आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एक नए अंक में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। दीर्घकालिक दर्द का प्रबंधन, क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट। आइए सुनते हैं इस विषय पर डॉक्टर ममता चड्ढा से ली गई भेंटवार्ता। अब प्रोफेसर हैं पेन मैनेजमेंट एंड एनेस्थीसियोलॉजी, नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल नई दिल्ली में। आपसे बात कर रही हैं शिल्पा गुप्ता। क्रॉनिक पेन वो दर्द है जो कई सप्ताहों, महीनों या वर्षों तक बना रहता है। आज हम जानेंगे इस दर्द को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आप लोगों का बुलाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपसे जानते हैं कि क्रॉनिक पेन वास्तव में क्या है और ये सामान्य दर्द से किस प्रकार अलग है। तो कि जैसे आपने बताया कि क्रॉनिक पेन वो होता है जो काफ़ी टाइम से चल रहा होता है, जिसे हम बोलते हैं कि 3 महीने से ज़्यादा किसी को दर्द रहे तो वो क्रॉनिक पेन में आ जाता है। और जो सामान्य दर्द होता है वो नॉर्मली किसी चोट के बाद या किसी सर्जरी के बाद या कोई इन्फेक्शन के बाद आपको होता है और वो कुछ दिन रहता है और चला जाता है। बट अगर वो सामान्य टाइम से ज़्यादा रह जाए और जो आपको तंग करे बहुत ज़्यादा, तो उसको हम फिर क्रॉनिक पेन में बोलते हैं। तो इसके सबसे आम कारण कौन से होते हैं? हमें कैसे पता लगेगा ये क्रॉनिक पेन है? तो जो आम कारण इसके जनरली है आर्थराइटिस, जो कि एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, धीरे धीरे आपकी बॉडी में बढ़ता है एजिंग के साथ और उसके साथ, या फिर कोई नर्व डैमेज हो गई हो, जैसे हमें इन्फेक्शन हो जाती है हर्पीज ज़ॉस्टर, उसका पेन काफ़ी लंबा चलता है। या किसी को लो बैक हो जाता है, कोई वजन उठाया, कभी डिस्क प्रोलैप्स हो गया उसकी वजह से उसको पेन चलता जा रहा है। माइग्रेन्स होते हैं जी, कैंसर पेन होते हैं, ये जनरली क्रॉनिक पेन्स में आते हैं। तो अगर किसी को लगे कि हाँ भाई मुझे क्रॉनिक पेन है या उससे सफर कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप उसको क्या लेना चाहिए? उनको क्या करना चाहिए कि अपना एक डायरी बनानी चाहिए, उसमें पेन किस चीज़ से बढ़ता है, किससे कम होता है, और किसी एक पेन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि मैंने ये दवाई खाई है, मैंने ये करा है, मेरा पेन ऐसे बढ़ता है, ऐसे कम होता है, और उनको समझाएंगे तो उनको पक्के से अच्छा इलाज उसका मिल सकता है। तो क्या कुछ इसके सिम्टम्स भी हैं? सिम्टम्स यही होते हैं कि पेशेंट जो होता है उसको कहीं ना कहीं पेन होता है और वो पेन उसकी निजी जिंदगी में भी बहुत इफेक्ट कर रहा होता है। उसको नींद नहीं आती, ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता, सामने से वो ठीक लगता है पर वो खुद अपनी जिंदगी को ठीक से जी नहीं पा रहा था। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी ख़राब हो जाती है, थोड़ा इरिटेबल रहता है, लोगों से दूर भागने लगता है, बिकॉज उससे वो होता नहीं है कई काम जो नॉर्मल माने जाते हैं जी। और दर्द उसको करने नहीं देता, तो व्यवहार वगैरह में भी चेंज आने का व्यवहार में चेंज आ जाता है। तो ज़्यादातर कौन सी उम्र के लोग इससे ज़्यादा प्रभावित दिखते हैं? ये पहले तो हम बोलते थे कि ओल्ड एज वगैरह में होता है, बट आजकल जो छोटे बच्चे भी हैं वो इतने स्ट्रेस में जीते हैं, उनके वर्क लाइन शेड्यूल, उनकी पढ़ाइयाँ, रात भर उठना, टीवी वगैरह और बहुत ज़्यादा कंप्यूटर से, आजकल सारे उम्र के लोगों को ये दर्द हो सकता है। तो कई लोग इस दर्द से निजात पाने के लिए काफ़ी लंबे समय तक पेन किलर्स खाते रहते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, पेन किलर्स ज़्यादा नहीं खाने चाहिए क्योंकि पेन किलर्स के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो आपकी किडनी को डैमेज कर सकते हैं। तो उनको एक डॉक्टर के अनुसार ही खाना चाहिए, अपने आप से ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट नहीं लेनी चाहिए। आपको एक पेन फिजिशियन के पास ज़रूर जाना चाहिए अगर आपका दर्द काफ़ी दिन से ठीक नहीं हुआ। तो जैसे दवाइयों के अलावा कोई कुछ ऐसी थेरेपी भी है जो इसमें कारगर साबित हो? हाँ, दवाइयों के अलावा इसमें बहुत चीज़ें हैं। क्रॉनिक पेन में आपको सबसे पहले तो लाइफस्टाइल अपना मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि क्रॉनिक पेन कई बार सिर्फ हमारे इसलिए नहीं होता कि हमारे को कोई बॉडी में ही चेंज हुआ हो, कई बार हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता, कई बार हमारा स्लीपिंग मैट्रेस ठीक नहीं होता, हमारा को बैक एक हो जाता है, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम सारा टाइम बैठ के अपने काम में बिजी रहते हैं, वी आर नॉट एबल, हम कहीं वॉक करने नहीं जाते, कुछ नहीं। तो पहले तो हमें थोड़ा थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना चाहिए, हमें अपना स्लीप का टाइम ठीक करना चाहिए, खाने का टाइम ठीक करना चाहिए, टाइम से सो, टाइम से उठो और वॉक करो। और अपने जैसे अगर लॉन्ग ड्यूरेशन की आप बैठ के काम करते हो तो बीच बीच में उठ के थोड़ा सा चल लो, बीच में ब्रेक दे दो ताकि बॉडी पे से प्रेशर जो आपके स्पाइन पे आ रहा है वो हट जाए और आपको पेन, बैक एक वगैरह ना हो। और दूसरा फिर आप मेडिटेशन, योगा और ये चेंजेस अपनी लाइफ में ला सकते हैं। कुछ आप बिहेवियरल थेरेपीज होती हैं वो ले सकते हैं। अच्छा। फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में एक एक्यूपंक्चर बहुत अच्छी लाइन है जिससे आप इसकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं और क्रॉनिक पेन उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। और बाकी फिर पेन किलर्स के आप पेन क्लिनिक में जा सकते हैं जहाँ पे वो इंजेक्शन थेरेपी देते हैं, स्टेरॉइड लगाते हैं। आजकल बहुत सारे नए तरीके आ गए, PRP लगाते हैं और कोल्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी के इलाज होते हैं। तो और उसके बाद अगर बिल्कुल कुछ नहीं होता तो फिर सर्जरी भी एक
उसका इलाज होता है कई चीज़ों का, कि हम सर्जरी से भी ठीक कर सकते तो हैं। वो तो काफी आगे चलकर होता हाँ, है, वो लेकिन काफी पहले आगे चल के। तो जैसे कि आजकल लोगों का इतना बिजी स्केड्यूल रहता है, तो इसमें उनको तनाव भी रहता है, तो तनाव और दर्द का इससे क्या संबंध रहता है? तो तनाव और दर्द का क्या है कि एक 2 वे रोड है ये। तनाव और उससे स्ट्रेस से भी हमें दर्द हो जाता है, और जिसको दर्द हो उसको तनाव हो तो उससे वो एग्रवेट और हो जाता है, बढ़ जाता है ज़्यादा दर्द। जी, लेकिन खान पान कैसा रखना चाहिए हमें जिससे हम हेल्दी लाइफस्टाइल जिए? खान पान एक रीज़न ये भी होता है कि जिनका वेट ज़्यादा होता है उनको मतलब नी पे जोर पड़ता है, तो आर्थराइटिस वगैरह ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने वेट का तो कम रखना चाहिए। प्लस हमें बिल्कुल मीठा और तली हुई चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज ये इन्फ्लेमेशन कॉज करती है हमारी बॉडी में, फिर कहीं कहीं उसकी वजह से भी दर्द हो जाता है। और बाकी फाइबर रिच और डाइटिशियन से एक काउंसलिंग लेकर अच्छा डाइट, जो लोग नॉर्मली अच्छा खाना खाते हैं बट उनका वो बैलेंस्ड मील नहीं हो पाता कई बार, कि प्रोटीन्स कम नहीं है या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, तो वो हमें एक बैलेंस्ड मील की एक प्रिस्क्रिप्शन भी एक किसी डाइटिशियन से ले लेनी चाहिए, वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। क्रॉनिक पेन में होता क्या कि हमारा ब्रेन जो है ना सेंसिटाइज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कि ब्रेन सेंट्रल सेंसिटाइजेशन। तो एक खराब अलार्म की तरह, जैसे कि वो बार बार ही बज जाता है, जबकि कोई दर्द का फोकस भी नहीं बचा, बट वो ब्रेन मिसफायर करता रहता है और उनको दर्द होता रहता है, उसको ही हमें सेट वापस करना होता है। तो ये पेन क्लिनिक में क्या करते हैं, दवाइयों के अलावा आपको सीआम गाइडेड, मतलब अल्ट्रासाउंड के नीचे या एक मशीन होती है सीआम जिसे हम कहते हैं, उसके थ्रू नर्व को ब्लॉक कर देते हैं। जो हमें लगता है कि ये वाली नर्व के कारण से ये दर्द हो रहा है, इस एरिया में ये नर्व सप्लाई करती है, तो हम उसको ब्लॉक कर देते हैं लोकल एनेस्थेटिक देके, स्टेरॉइड देके, या आजकल पीआरपी करके है, या कोल्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी जैसी चीज़ें आ गई हैं, उनसे उस नर्व को थोड़े दिन के लिए शांत कर दिया जाता है। तो वो नर्व का ट्रांसमिशन नहीं होता, तो दर्द ट्रांसमिट नहीं होता। जब वो ट्रांसमिट नहीं होता तो पेशेंट पेन फ्री हो जाता है, तो वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज कर पाता है, सब कुछ। तो उस टाइम में उसको मिल जाता है कि वो अपने मसल को बिल्डअप कर ले, तो मसल पोस्ट से ठीक कर ले, अपना मसल बिल्डअप कर ले, उस एरिया पे से जो दबाव हट जाता है, तो कई बार वो पेन से मुक्त हो जाते हैं। तो क्रॉनिक पेन में कुछ कॉमन मिथ्स भी हैं, तो वो क्या हैं? कॉमन मिथ्स ये हैं कि नॉर्मली जिनको दर्द होता है ऐसा क्रॉनिक पेन, उनको फिजिकली कुछ नजर नहीं आता कि किसी उसको कुछ चोट लगी है या कुछ है, बट उसको दर्द है, तो लोग उनको बिलीव नहीं करते, उनको बोलते हैं कि उसके दिमाग में है, ऐसे कुछ उसको दर्द नहीं है, बट एक्चुअली इनविजिबल पेन होता है और वो पेशेंट को लग रहा होता है। दूसरा कि कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ जब इंजरी होती है तभी दर्द होता है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि हमारा ब्रेन ही मिसफायर करने लग जाता है और हमें नॉर्मल टच भी पेन लगने लग जाता है उसमें। तो ऐसे मिसकंसेप्शन रहते हैं लोगों को। ऐसे में जो पेशेंट है जिसको दर्द है वो और डॉक्टर, इनकी कोऑर्डिनेशन कितना इम्पोर्टेंट है? क्या होता है कि कई बार पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है, वो उसको थोड़ी दवाई दे देगा, ठीक नहीं होगा, तो फिर वो बोलेगा नहीं ठीक है तुम्हारा कुछ नहीं, चलने दो, आप थोड़े फिजियो करा लो। बट जब वो एक पेन क्लिनिक में जाते हैं तो वो एक ही डॉक्टर के पास बार बार जाएंगे ना, तो उनसे क्या होएगा कि उस डॉक्टर को पता है कि मैंने ये ट्रीटमेंट करी थी, इससे इसको इतना ही असर आया, अब मेरे को नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। बट अगर वो डॉक्टर को बदलते रहेंगे बार बार ही, और फिर वो एक तालमेल नहीं बैठेगा उनका, तो एक अच्छा पेन क्लिनिक ढूंढ के वो उनको जाना चाहिए जहाँ इलाज कराना चाहिए। तो क्या इन ट्रीटमेंट्स का कोई साइड इफेक्ट्स भी है? हाँ, जैसे कि अगर हम दवाइयाँ ज़्यादा देते हैं, जो कि क्रोसिन, वोवरान वगैरह जैसे लोग खा लेते हैं, इन सब से किडनी डैमेज हो सकती है। तो इनको 6-7 दिन से ज़्यादा आपको नहीं खाना चाहिए। अगर आपका दर्द उससे ज़्यादा जा रहा है तो आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए कि मैं आगे खा सकता हूँ या नहीं खा सकता। दूसरा, ये जो मैं ब्लॉक्स वगैरह बोल रही हूँ, इनमें हम जो स्टेरॉइड्स लगाते हैं, तो अगर वो ठीक जगह और ठीक तरीके से लगाए जाए तो उनके कोई ज़्यादा खास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, बिकॉज वो लोकल लगता है। पर उससे कई लोग जैसे शुगर की बीमारी वाले होते हैं, उनका शुगर ऊपर नीचे हो सकता है, बट उसमें ट्रीटमेंट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बट ट्रीटमेंट का डॉक्टर आपका सही चुनाव वाला होना चाहिए। आप कई बार यहाँ पे हमने देखा है कि कई लोग जो ट्रेन नहीं होते वो भी कर रहे होते हैं, तो वो देखने की जरूरत है। कई तरह की थेरेपीज भी आपने बताई, तो क्या उनका भी कोई साइड इफेक्ट्स है? जो एक्यूपंक्चर है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट उससे अगर आपको फायदा होएगा तो होएगा, नुकसान कुछ नहीं होएगा। तो उसको प्लस एक्यूपंक्चर में भी ऐसा है कि कई क्लिनिक्स ऐसे हैं जो लोग डॉक्टर नहीं है बट उन्होंने एक्यूपंक्चर की ट्रेनिंग ले ली है, तो आपको मतलब अपनी जगह और वो देखकर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए कि आप जिसके पास भी जाएं वो एक ट्रेन डॉक्टर हो उस स्पेशलिटी का, तो ही आप ट्रीटमेंट कराएं। तो जनरली इतने कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और पेशेंट के अच्छे होने की चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। तो फाइनली जो लोग क्रॉनिक पेन से सफ़र कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? तो उनके लिए यही संदेश है कि वो बहुत ही ब्रेव हैं और उनको अपने लाइफस्टाइल और मॉडिफिकेशन करके
और अपनी सारी थेरेपीज को मद्देनजर रखे अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने का पूरा हक है और वो पूरा कर सकते हैं अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल से रहें तो। आप हमारे शो में आई, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। दीर्घकालिक दर्द का प्रबंधन यानी क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट। अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता। हमारी विशेषज्ञ थी प्रोफेसर पेन मैनेजमेंट एंड एनेस्थीसियोलॉजी, नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल नई दिल्ली की डॉक्टर ममता चड्ढा। आपसे बात कर रही थी शिल्पा गुप्ता। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। गुर्दे के रोगों का घरेलू उपचार, इस विषय पर आइए सुनते हैं एक भेंट वार्ता। विशेषज्ञ हैं जीवन शैली जनित रोगों का उपचार करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। आज हम अपने कार्यक्रम में लेकर आए हैं एक भेंट वार्ता जिससे आपको बहुत लाभ होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो हम चाहेंगे कि आज हमारे श्रोताओं को बताएं कि गुर्दे के रोग और उनका घरेलू उपचार कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले स्वागत का धन्यवाद, थैंक यू। तो सर, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि गुर्दा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का, बहुत इसके कार्य होते हैं, पर अगर इसमें खराबी आ जाए तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो पहले जान लेते हैं कि कौन से ऐसे रोग हैं जो गुर्दे में हो सकते हैं और आमतौर पर देखे जाते हैं। किडनी दो तरह से फेल हो सकते हैं। एक तो इसे बोलते हैं एक्यूट किडनी फेलियर, अचानक ही रातों रात किडनी फेल हो गया जी, जिसमें अधिकतर तो कारण ड्रग रिएक्शंस होते हैं। अच्छा। और जिसमें रातों रात ही फेल होने का मतलब है कि उसका यूरिन आउटपुट नील के बराबर हो गया, बॉडी में स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई, लाइक दैट, बीपी बहुत शूट कर गया। और दूसरा है क्रॉनिक किडनी फेलियर। क्रॉनिक मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी ईयर्स धीरे धीरे किडनी की जो एफिशिएंसी है कम होने लगी। इसमें भी सिम्टम एट द एंड ऑफ द डे वो सेम ही होंगे कि उसका यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, लेकिन एकदम से नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ, और पीरियड ऑफ मेनी इयर्स हुआ। और यहाँ भी कहीं ना कहीं ड्रग का भी रोल है। जैसे मान लो कोई डायबिटिक पेशेंट है, अल्टीमेटली ही विल ग्रेजुएट टू बिकम अ किडनी फेलियर पेशेंट। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज में लाइफस्टाइल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिनकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो धीरे धीरे किडनी की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो उसे हम बोलेंगे क्रॉनिक किडनी फेलियर। इस केस में किडनी में बहुत सारे इन्फ्लेमेशन बन जाते हैं, किडनी के सेल मरने लगते हैं, किडनी की एफिशिएंसी डाउन होने लगती है। एज ए रिजल्ट किडनी स्टॉप्स वर्किंग। तो यही दो तरह से आपकी किडनी मेजर बेसिकली ब्रॉडली आपने बता दिया, ये दो तरीके से हो सकती है। पहला जो कारण आपने बताया था कि कोई ड्रग के कारण भी हो सकता है। तो जैसा हम आमतौर पर सुनते हैं कि कोई भी बीमारी है तो आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं इसका कारण यही होता है कि वो किसी और ऑर्गन को इफेक्ट कर सकती है और किडनी को भी कर सकती है। हाँ, कर सकती है और करती है। ओवर मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर छोटा सा एग्जाम्पल ले लें पैरासीटामोल का, तो दुनिया में आधे लिवर और किडनी फेलियर का सिंगल मोस्ट कारण ये पैरासीटामोल है। तो पैरासीटामोल उसका भी यूज नहीं करना चाहिए, उसका यूज नहीं करना चाहिए और ओवर यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो रातों रात किडनी फेल हो सकती है, होती ही है, राइट। तो इस तरह के कई सारे ड्रग्स हैं जो कि कोई स्टेरॉइड्स है जिससे वो किडनी की कुछ लोगों के बॉडी में वो रिएक्ट कर जाती है, एक ऑटो इम्यून रिएक्शन पैदा कर देती है, तो रातों रात पे किडनी फेल हो जाती है। तो कोई भी तरह के केमिकल हैं वो कुछ लोगों के लिए वो ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट करती है, तो किडनी फेल हो सकता है, होता है। दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। और कई बार हमने उच्च रक्तचाप, हाई बीपी के कारण भी बोलते हैं कि किडनी इफेक्ट हो जाती है। हाँ, देखिए, किडनी फेलियर की निशानी है हाई बीपी। हाई बीपी के कारण किडनी नहीं फेल हुआ, किडनी फेल हो रहा है इसीलिए बीपी बढ़ती जा रही है, राइट। जो किडनी का काम होता है अलॉन्ग विद द हार्ट, आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करना है। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, कौन मैनेज कर रहा है? किडनी एंड हार्ट टुगेदर अलॉन्ग विद द ब्रेन। ये डिसाइड कर रहा है कि कितने ब्लड प्रेशर में आई विल बी एबल टू फंक्शन बेटर। तो अगर मेरा ब्लड प्रेशर हाई है तो इसका मतलब किडनी ने अपना काम ठीक से नहीं किया। तो अगर आपका, जो भी सुन रहे हैं मुझे, अगर आपका ब्लड प्रेशर टू हाई है और दवाइयों के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो निशानी है कि किडनी उसमें रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला सिम्टम यही है क्या सर कि बीपी हाई अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है किडनी में? यस। पहला सिम्टम जो सबसे सिंपल सिम्टम आते हैं, दैट इज वेरी वेरी हाई बीपी। कई बार तो मल्टीपल ड्रग लेने के बाद भी बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो क्लियर कट ये है कि वो किडनी नहीं काम कर रही। अच्छा। तो और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? और कुछ लक्षण होंगे जिसको अगर कोई फील कर रहा है, हमारे कोई श्रोता सुन रहे हैं, उनको लगता है कि हाँ, ये इनमें से कुछ सिम्टम्स तो मुझे भी हैं, तो उन्हें जाके चेक कराना चाहिए, तो वो सिम्टम्स क्या है? देखिए, इसमें जो दूसरा सिम्टम है, रादर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम, सबसे बड़ा सिम्टम है
कि बैठे बैठे आपके पैरों में सूजन अगर आ जाती है, अच्छा, तो वाटर रिटेंशन हो जाता है, तो क्लियर कट है कि आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। तीसरा सिम्टम है पूरे 24 घंटे में अगर आपका यूरिन आउटपुट आधे लीटर से कम है, तो ये तीसरा सिम्टम हो गया, तो वो तो कोई घर पे चेक कर सकता है ये भी। चौथा सिम्टम ये होगा कि उसकी वीकनेस आएगी, क्योंकि बॉडी में पानी भरा हुआ है, पानी भरा है तो ब्लड प्रेशर भी हाई है, और इचिंग होगी, अनयूजुअल इचिंग होगी, उल्टी आएगी बार बार, जिसका कोई अनएक्सप्लेन्ड उल्टी बोल सकते हैं। तो ये सारे मुख्य सिम्टम है एक किडनी टू डिफाइन कि हाँ ये किडनी पेशेंट है। डॉक्टर साहब, आपने कहा पैरों में सूजन आ जाएगी बैठे बैठे, तो क्या बॉडी के और ऑर्गन्स में, कई बार फेस में भी लोगों की काफी सूजन होती है, हाँ, तो वो भी यही इंडिकेट करती है? हाँ, देखिए सूजन पैरों में बिगनिंग में आएगी, अच्छा। और फिर धीरे धीरे सूजन बाकी ऑर्गन्स में भी आएगी और चेहरे पे आएगी, पूरे बॉडी भी सूज जाता है या जा सकता है। ब्रेथलेसनेस होगा, इसका मतलब आपके लंग में भी पानी भर रहा है। अच्छा। तो जो ऑर्गन पानी में डूबते जाएंगे, फ्लूइड डिपॉजिट होता जाएगा, तो वो ऑर्गन काम नहीं करेगा, तो ब्रेथलेसनेस आ रहा है कि मतलब लंग भी इफेक्ट हो गया या इन्फेक्ट हो गया, वॉट एवर वे वी कैन टेक इट। तो इस तरह से कि जितना पेशाब बाहर निकलना चाहिए हर दिन, उससे कम निकल रहा है, तो वो कहाँ पे है? वो बॉडी के अंदर ही कहीं ना कहीं है, और ग्रेविटी की वजह से द फ्लूइड डिपॉजिट्स फर्स्ट इन द लोअर लिम्ब, पैरों के में डिपॉजिट होता है, फिर धीरे धीरे जहाँ जहाँ बॉडी को जगह मिलती है। तो आपने बताया कि कैसे इसको पहचाना जा सकता है। अब हम ये बात करेंगे कि आपने कहा कि इसका उपचार है, पॉसिबल है, पर हम आज चाहेंगे कि आप घरेलू उपचार पर काफ़ी काम करते हैं, तो वो हमारे श्रोताओं को बताएं कि घर से ही बैठे बैठे वो किस तरह से उपचार कर सकते हैं और इसका कितना सक्सेस रेट रहता है। हाँ, देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात किडनी फेलियर के कॉन्टेक्स्ट में, एट द बिगनिंग आपने बोला लाइफस्टाइल डिजीज, किडनी इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, अगर वो एक्यूट वाला केस नहीं है तो लाइफस्टाइल को चेंज करके ये सारे सिम्टम जो मैंने बताए अगर ये ठीक हो जाते हैं, तो यानी कि किडनी ठीक से काम कर रही है। तो घर पे क्या उपचार होगा? इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। 3 स्टेप में उपचार हो जाता है। पहला स्टेप जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, जैसे ही पहला कोई सिम्टम दिखे जो मैंने अभी बताया, तो उस इंसान को, उस पेशेंट को अपने डाइट को बदल देना है। आपके बॉडी वेट के अनुसार, मान लो आप मेरा बॉडी वेट 70 kg है, तो 12 बजे तक मुझे 70 में एक शून्य लगा दूंगा तो 700 ग्राम। 3-4 तरह के फल मुझे खाने हैं, 3-4 तरह के फल अपने पसंद के जो लोकली मिल जाते हैं, सीजनल फल, कम से कम 700 ग्राम। कुछ और नहीं खाना है 12 बजे तक। भूख लगने पे और भी खा सकते हैं, बट दैट इज अ इंडिकेटिव नंबर कि इतना मुझे फल खाना है, कुछ और नहीं खाना है। दैट बिकम्स अ स्टेप 1। स्टेप 2, जो भी आप लंच करते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल वेजिटेरियन खाना ही खाना है, वो खाना है, लेकिन उससे पहले आपके बॉडी वेट 70 kg इंटू 5 कर लीजिए, दैट बिकम्स मेरे बॉडी वेट के हिसाब से 350 ग्राम्स। इतना सलाद खाना है। सलाद सभी खाते हैं, जब सलाद इस नंबर पे खाते हैं, इतने क्वांटिटी में, देन इट बिकम्स ए मेडिसिन। और पहले खाएंगे तो ये मेडिसिन है, अगर खाने के साथ खाएंगे तो ये फूड है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो सलाद इतना खा लिया, वी कॉल इट प्लेट 1। अब आप अपना रोटी सब्जी दाल चावल जरूर खाइए। कितना गैप होता है इसके बीच? कोई गैप नहीं। आप लंच में बैठे हैं तो पहले सलाद खाया, वो आपकी भूख और एपेटाइट बढ़ाएगी भी। तो यानी कि आपकी भूख बढ़ेगी, तो जहाँ 2 रोटी खाते थे नॉर्मली, सलाद खाने के बावजूद भी वहाँ 3-4 रोटी भी खा लेंगे, और एपेटाइट बढ़ना मतलब ठीक हो रहे हैं। एक आखिरी बात, डिनर आपको 6 बजे तक ही फिनिश करना है, सनसेट के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी कॉल इट टाइम एज मेडिसिन। शाम ढलने से पहले आपका आखिरी भोजन हो जाना चाहिए। डिनर भी वही है जो अभी मैंने लंच के लिए बताया। सिर्फ 2 चीज़ों को छोड़ना होता है इसमें। एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ एनिमल, जानवरों से जो निकली हुई चीज़ें हैं, वो तो मीट मछली अंडा हो सकता है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट, दूध दही लस्सी मक्खन घी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये पॉइजन है, लेकिन किडनी फेलियर को ठीक करने के लिए इसको नहीं लेना है। नंबर 2, एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ फैक्ट्री, जैसे बिस्किट है, नमकीन है, ब्रेड है, बिल्कुल छोड़ दें। रिफाइंड फूड है, बिल्कुल छोड़ दें। तो जो मैंने बोला, आपका बीपी नीचे आने लगेगा। दैट इज द फर्स्ट साइन कि आप ठीक हो रहे हैं। बीपी घर पे ही मेजर कर सकते हैं, बीपी नीचे आएगा। और अगर आपका ये, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ किडनी फेलियर, से बीपी आउट ऑफ कंट्रोल है। सेकेंड स्टेज ऑफ किडनी फेलियर के पेशेंट अगर हैं, तो सूजन पैरों में दिखना शुरू हुआ है अभी, तो इसके लिए एक इंटरवेंशन और करना पड़ेगा। डाइट रखिए करीब 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते में बीपी मोस्टली कंट्रोल आ गया होगा, आपकी सूजन भी मोस्टली कंट्रोल आएगी। पूरी ठीक नहीं हुई है, ठीक नहीं हुई है तो आप एक और इंटरवेंशन ऐड कर लीजिए। आप अपना बेड ध्यान से सुनना पड़ेगा। बेड में 4 पाए होते हैं आपके, 4 लेग्स, उसमें से 2 लेग जिस तरफ आपके पैर है उस तरफ 2 लेग, उन दोनों लेगों के नीचे 3 ईंटें रखनी है, तो वो उसकी हाइट बढ़ जाएगी एट एंगल ऑफ 10 डिग्री, दैट इज अबाउट 1 फीट हायर। अब आपको उस पर लेटना है खाली पेट, सुबह जब पेट खाली होता है, करीब 2 घंटे,
चाहे वो सो जाइए, आप नींद में हो जाए या ऐसे लेटे, जब आप ये करेंगे इसे बोलते हैं हम हेड डाउन टिल्ट। तो ग्रेविटी से ब्लड पैरों से किडनी की तरफ जाके इकट्ठा होती है, उससे किडनी रिपेयर होता है। आपको कैसे पता चलेगा हो रहा है कि नहीं? आपकी यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगी, जो कि रोज मेजर करना है। दूसरा, आपकी स्वेलिंग धीरे धीरे गायब हो जाएगी व्हेन यू डू इट। और कितने दिन तक करना है? जब तक वो स्वेलिंग रहती है तब तक रोज करना है। 15 दिन में ऑन एवरेज मैंने देखा स्वेलिंग गायब हो जाती है। तो ये तो हो गया जो सेकेंड स्टेज किडनी फेलियर, जो किडनी फेलियर में बीपी है और उसका स्वेलिंग शुरू हुआ है। अब आता है एडवांस स्टेज किडनी फेलियर, जो ऑलरेडी डायलिसिस में जा रहे हैं हफ्ते में 2 बार 3 बार, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा, उनमें और भी सिम्टम आ गए, इचिंग और बाकी वीकनेस और वोमिटिंग और ब्रेथलेसनेस, ये भी आ गया। उनमें एक तीसरी चीज़ ऐड करनी है बस, वी कॉल इट हॉट वाटर इमर्शन। एक बाथ टब खरीदिए, कहीं से ही मिल जाएगा, अपने बाथरूम में लगाइए और पानी भरिए 40 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ नॉट वेरी हॉट बट वो वार्म वाटर होता है 40 डिग्री। एक थर्मोमीटर लेना पड़ेगा पानी वाला। ऐसे में आपको नाभि से एक इंच ऊपर तक पानी में बैठना पड़ेगा करीब 1 घंटा। जब आप बैठेंगे, इंटरेस्टिंग बात यह कि बैठने से पहले अपना वेट चेक कीजिए और उठने के बाद दोबारा वेट चेक कीजिए। अच्छा। जो किडनी पेशेंट है उनका वेट हर बार 500 ग्राम से 1 kg कम होता है। इसका मतलब जो डिपॉजिट फ्लूइड था वो निकल गया पार्शली। उनका बीपी पहले चेक कीजिए और 1 घंटे बाद जब निकले तब चेक कीजिए, बीपी भी रिड्यूस होता है बाई 20% ऑन एवरेज। यानी कि जो मुख्य सिम्टम है वो कम हो रहे हैं। ये कितनी फ्रीक्वेंसी में करना चाहिए? डेली डेली करना है 1 घंटा, और हो सके तो सुबह 1 घंटा और रात को सोने से पहले 1 घंटा। नींद भी अच्छी आएगी। अच्छा, एक चीज आपने बोली कि खाली पेट, जो आपने कहा फ्रूट्स खाने हैं, कई लोग ये भी कहते हैं कि हम खाली पेट खाते हैं तो हमें सूट नहीं करता है, तो ऐसी भी कोई कैटेगरी होती है जिनको ऐसा नहीं करना है? हाँ, खाली पेट खाने से सूट नहीं करेगा अगर आपने डेयरी प्रोडक्ट को नहीं छोड़ा। अच्छा। क्योंकि ये जो फ्रूट्स है दीज आर अल्कलाइन फूड, और डेयरी प्रोडक्ट है, नॉन वेजिटेरियन फूड है, बहुत तला हुआ है, दोज आर एसिडिक। कि सैलड खाने से कुछ लोगों को एसिडिटी होती है, तो उनको हम बोलते हैं कि वो 5% लोग होते हैं। अगर आपको इंडाइजेशन लग रहा है, एसिडिटी लग रही है, तो इसका मतलब ये सैलड सूट नहीं कर रहा रॉ में, तो आप उसको स्टीम कर लीजिए। अच्छा। ये चेंज जरूर करना है। इफ यू हैव डिस्कम्फर्ट आफ्टर हैविंग सैलड और वो 24 घंटे बाद दोबारा भी लिया तब भी ऐसा हो रहा है, इसका मतलब आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है स्टीम्ड वेजिटेबल, जो लंच और डिनर से पहले मैंने बोला है। इसके अलावा फ्रूट से तो फ्रूट के कॉम्बिनेशन आप चेंज करके देख सकते हैं, बट मेजरली डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देंगे, रिफाइंड फूड छोड़ देंगे, तो फिर सब कुछ एल्कलाइन ही है। तो एल्कलाइन, अगर जैसा हमने सुना है और भी बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, उसमें भी हेल्प करेगी आपकी जो डाइट प्लान है। तो बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, पर एक बार फिर मैं चाहूँगी कि प्रिवेंशन, क्योंकि किडनी को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, तो कुछ ऐसे टिप्स आप बताएं कि हम किडनी प्रॉब्लम हो ही ना, उसके लिए प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाए? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग बात आपको समझना पड़ेगा, गॉड ने आपको 3 किडनी दी हैं। 2 किडनी बॉडी के अंदर है और एक तीसरी किडनी है, दैट इज कॉल्ड स्किन। स्किन वर्क्स एज ए किडनी। जो मैंने आपको हॉट वाटर इमर्शन की बात बताई थी, उसमें जब गर्म पानी में पेशेंट बैठते हैं तो हीट एंड द प्रेशर ऑफ द वाटर वो आपके स्किन को किडनी के रूप में फंक्शन करने पे एक्टिवेट कर देती है। एंड इन रियलिटी पसीने जो निकलते हैं जिससे आपका वेट कम होता है, पेशेंट का वेट कम होता है, तो अगर आप अपने पसीने को और एक यूरिन के सैंपल को टेस्ट कराएंगे तो आप हैरान होंगे कि दोनों में जो न्यूट्रिएंट है वो बिल्कुल सेम होंगे। दोनों में क्रिएटिनिन होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, प्रोटीन होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। तो आपका पसीना भी एक तरह से आपके पेशाब के बराबर ही है, राइट। तो स्किन का ध्यान कैसे रखना है, प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं कि पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि हर दिन सूरज के पास जाओ। सनलाइट एक्सपोजर एवरी सिंगल डे, 10 मिनट के लिए सही, तो दैट एक्टिवेट्स योर स्किन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो खाना आपने खाया वो कैसा डाइजेस्ट होगा, बॉडी कैसे मेटाबॉलाइज करेगा, वो डिपेंड करता है क्या आपके बॉडी में थोड़ा बहुत ही सही सनलाइट पड़ा। तो वी आर लकी कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सनलाइट की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं सनलाइट ही नहीं है, राइट, नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ह्यूमन। अब कितने समय, कौन सा टाइम बेस्ट है? वो टाइम बेस्ट है जो टाइम आप दे पाए। अच्छा। हाँ, और हो सके तो आधा घंटा रहिए, लेकिन आधा घंटा नहीं रहना चाहते 10-15 मिनट तो रहिए। मतलब किसी भी टाइम और थोड़ा बहुत भी, और पूरे बॉडी में ना भी एक्सपोजर हो रहा है, सिर्फ पैरों पे धूप लग रही तो बॉडी उसे सोख लेगी। अच्छा। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो ज्यादा सोखेगी, तो बॉडी नोज, बट थोड़ा बहुत एक्सपोजर एवरी सिंगल डे, दैट इज द फर्स्ट थिंग प्रिवेंशन के लिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है,
डोंट ईट आफ्टर सनसेट। अगर आपने ये कर लिया, इस पूरे जो हमारे इस वार्तालाप का जो एक ही अगर लाइन पकड़ना चाहते हैं कोई, तो डोंट ईट आफ्टर सनसेट। 6 बजे तक डिनर फिनिश कर लिया तो उसका साइड बेनिफिट ये है कि अगर कोई ब्लड शुगर का पेशेंट है, उसका ब्लड शुगर धीरे धीरे कम होने लगेगा विद इन वीक्स टाइम। अर्थराइटिस का पेशेंट, इट टेक्स 15 days to 21 days टू रिकवर फ्रॉम द अर्थराइटिस पेन। वेट 5-6 हफ्ते में वेट अबाउट 5%, 10% वेट घट जाता है। टाइम एज मेडिसिन वी कॉल इट, इट करेक्ट्स द बॉडी क्लॉक। सो यहाँ भी सनलाइट से रिलेट कर रहे हैं, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपका जो भी डाइट है आपका, उस डाइट का 50% लेट इट बी रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। 50% रखिए। तो जो भी एक्सेस फैट आपके बॉडी में, एक पतले इंसान का भी आप देखेंगे भारत में पेट निकला होता है, दैट इज एक्सेस फैट। जो भी चीज एक्सेस है तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उसको निकालेगी और आप देखेंगे आपका इंच लॉस होगा, वेस्ट में इंच लॉस होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कोई किसी का अगर फैटी लिवर है तो वहां पे इंच लॉस होगा। तो आप देखिए, अगर 2 किलो खाना खाते हैं तो क्या 1 किलो फल है क्या? फल और कच्ची सब्जी। तो मोटा मोटी जितना मैंने अभी बताया, सिर्फ इतना ही कर लेंगे तो ना केवल इट विल वर्क एज ए प्रिवेंशन। जो छोटी मोटी बीपी बढ़ गया उसकी दवाई चल रही, किसी की शुगर की दवाई चल रही, किसी के घुटने में थोड़ा बहुत दिक्कत है, किसी कोई ओवरवेट है, कोई किसी की शाम तक एग्जॉस्टिव हो जाते हैं। एक आखिरी बात, अगर बहुत ज्यादा जो लोग कंसर्न है अपने हेल्थ के लिए, कि रोज बी ग्राउंडेड। ग्राउंडेड मतलब कि हर दिन आप एक टाइम निकालिए, 10 मिनट 15 मिनट, हो सके तो आधा घंटा, कि नंगे पैर धरती पे, मिट्टी पे, घास में बैठिए या चलिए। जब आप धरती को टच करते हैं तो उस वक्त, जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उनको समझ आएगा मेरी बात, उस वक्त आपकी वोल्टेज शून्य हो जाती है। अभी वोल्टेज शून्य नहीं है क्योंकि हम स्टूडियो में बैठे हैं, लेकिन अगर मैं अपने जूते उतारूं, बाहर जो पार्क है वहां पे मैं बैठ जाऊं और जमीन पे अगर हमारे पैर रहे विद इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, योर वोल्टेज बिकम 0। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हाईएस्ट होती है जब हमारी वोल्टेज शून्य होती है। यानी कि आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शियस एजेंट है भी तो इम्यूनिटी तेज हो गई बिकॉज ऑफ यू आर ग्राउंडेड। बस इतना ही अगर आप ध्यान रख पाएं ऑन ए डेली बेसिस, तो दैट कैन वर्क एज अ फैंटास्टिक प्रिवेंशन। पे फायदा हो सकता है। तो जैसे आपने एसिडिक बेसिक डाइट पर, अल्कलाइन डाइट पर जोर दिया, तो क्या पी जा सकती है चाय कॉफी, और कितनी पी जा सकती है? हाँ, देखिए, एक बीच का रास्ता ले सकते हैं। जो तो बहुत ज्यादा बीमार है, मान लो कोई डायलिसिस पे है, कोई कैंसर पेशेंट है, उनको तो हम बोलते हैं कि छोड़ो इसको, एक बार ठीक हो जाओ। और मान लो आप ठीक हो गए तो चाय कॉफी पीना ही है तो खाली पेट ना पिए, पहली बात। और पहले तो फ्रूट ब्रेकफास्ट कर लें, उसके बाद पिए। उससे पहले पीना है तो ग्रीन टी पी लें, और या फिर ब्लैक कॉफी पी लें। सनसेट के बाद ना पिए, वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस कर देगा, नींद ठीक से नहीं आएगी, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो वो सारे उसके, चाय अपने आप में नुकसानदेह तो नहीं है लेकिन एक स्टिमुलेंट जरूर है। और जब सनसेट हो जाता है उसके बाद वी डोंट नीड स्टिमुलेंट, खास तौर से सोने के 2 घंटे पहले, तब जरूर ना पिए। बस इतनी छोटी छोटी बात ध्यान रखेंगे, ध्यान रखते हुए चाय पी सकते हैं। कुछ लोगों को देखा गया है कि बहुत पसीना आता है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आता है। तो ये कौन सी स्थिति अच्छी मानी जाती है आपके हिसाब से, अगर आप मेडिकली देखें तो? मेडिकली अगर बात करें तो आप गौर करें, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कि एक लंच में 6 लोग बैठे हुए हैं और बहुत गर्मी नहीं है, लेकिन एक का ज्यादा पसीना आएगा चेहरे पे। खास उसी जगह पे मैं देखती हूँ कि एक आदमी तो एकदम तरबतर हो रहा है पसीने से, पर दूसरे को बिल्कुल नहीं आ रहा है। बाकियों को नहीं आएगा, एक को खास तरह से चेहरे पे आएगा। तो उसका रीजन है हाई ब्लड शुगर। तो जब शुगर ब्लड में बढ़ने लगता है तो कुछ लोगों की बॉडी इस तरह की होती है कि वो शुगर यूरिन से पास होता है तो उनको पेशाब बार बार आएगा। कुछ लोगों की बॉडी इस प्रकार बनी होती है कि वो शुगर बॉडी थ्रो अवे करती है थ्रू पसीना, उनको पसीने आएंगे। कुछ तीसरे तरह के आदमी है, उनके बॉडी की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि शुगर को ब्लड में ही रहने देते हैं, दे बिकम द डायबिटीज पेशेंट। बॉडी उस शुगर को कैसे मैनेज, इफ देयर बॉडी इज नॉट एबल टू मैनेज, तो बॉडी का रुख क्या है? पसीने से बाहर निकाल रहा है, यूरिन से बाहर निकाल रहा है, या उसको स्टोर कर रहा है, या हड्डियों के बीच में डाल रहा है। हड्डियों के बीच में डालेगा तो उसका शुगर नहीं बढ़ेगा क्योंकि शुगर ब्लड में है ही नहीं, तो फिर जॉइंट पेन उनको होने लगेगा। खास तौर पे कुछ खाया और उसके बाद ही आप नोटिस करेंगे जॉइंट पेन जो था वो थोड़ा और बढ़ गया। तो वो शुगर डिपॉजिट कहाँ हो रहा है? पसीने से भी आ रहा है तो भी आप शुगर पेशेंट ही हुए, उनका शुगर भी फाइनली बढ़ जाता है। और पसीना अनयूजुअल आना खाते खाते ये निशानी है कि यू आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द डायबिटीज। तो आपका जो है कि सवाल, ज़्यादा पसीने का ये मतलब एक मतलब होता है, आदिकाल से आयुर्वेद में यही लिखा हुआ है। जी जी जी। तो बहुत सारी जानकारी आज हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंची। उम्मीद है कि ये सारी जानकारी बहुत लाभकारी रहेगी आप सबके लिए, और धन्यवाद देना चाहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।
गुर्दे के रोगों का घरेलू उपचार। अभी इस विषय पर आपने ये जानकारी सुनी। विशेषज्ञ थे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।